अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वूंड डिब्राइडमेंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पास्ट में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वूंड डिब्राइडमेंट। सो वूंड डिब्राइडमेंट जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिब्राइडमेंट होती क्या है। रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक एंड एक्सटर्नल टिश्यू फ्रॉम अ वूंड टू इम्प्रूव एंड फैसिलिटेट द वूंड हीलिंग। कि जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है या एक्सटर्नल्स बोलते हैं कि कोई बाहर से फॉरेन बॉडी जो अंदर आती है या डेब्रिस है, कुछ भी है आपके वूंड के अंदर। ठीक है, बेशक नेक्रोटिक मटेरियल है जो कि आपके वूंड के अपने ही डेड सेल्स हैं, आपके अपने स्किन सेल्स हैं। एक्सटर्नल्स जो बाहर से आते हैं, ठीक है, इसको बाहर निकालना है टू इम्प्रूव एंड फैसिलिटेट द वूंड हीलिंग। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं डिब्राइडमेंट। हमने अभी तक सारे इंटेगो में जब भी वूंड हीलिंग की बात की, हमने वहाँ पे अक्सर जगहों पे पढ़ा कि डिब्राइडमेंट करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं। तो डिब्राइडमेंट कैसे करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। पर्पस क्या होते हैं डिब्राइडमेंट के कि डिक्रीज बैक्टीरिया विद इन द वूंड बट डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। के जो वूंड के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो ख़त्म हो जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, बैक्टीरियाज को कम करना हमारा मकसद है। देन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स, के जो आप टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करें उनका इफेक्ट ज़्यादा हो। लेकिन अगर ऊपर बैक्टीरियाज या नेक्रोटिक मटीरियल है या जो भी डाबरेस है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपके एंटी माइक्रोबियल्स असर नहीं करेंगे, तो हम साफ़ कर देते हैं वूंड को कि ये वूंड की सफाई है। ठीक है, तो हम वूंड को साफ़ कर देते हैं कि जो भी हम ट्रीटमेंट ऊपर देंगे, टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स लगा रहे हैं, उनका जो असर है वो ज़्यादा हो। ठीक है, इम्प्रूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, के आपके जो अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं उनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाए। देन जो आपकी इन्फ्लेमेटरी फेज़ है उसकी लेंथ कम हो। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिक एक्सपेंस फॉर हीलिंग कम से कम हो जाए। कि आप अगर नॉर्मल चलता रहे ना वूंड, तो फिर उसको वूंड जो है आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लीन करेगी। ठीक है, फिर पस बनेंगी पहले, फिर वो पस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होती है आहिस्ता आहिस्ता हील होती रहती है, वो ख़त्म होती है और ड्राई होती है। देन कुछ इस तरह के बॉडी का जो अपना सिस्टम है वो बहुत स्लो है। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ये जो अंदर से नेक्रोटिक मटेरियल निकाल दो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी किसके रिस्पॉन्स में, इसी के रिस्पॉन्स में ना। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो कम से कम होगी इसकी वजह से कि जो भी डस्ट थी या जो भी था वो आपने निकाल दिया है। ठीक है, बॉडी को इतना वर्क नहीं करना पड़ा, आपकी एंटीबॉडीज़ जो थी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके फ़ौरन बनती हैं और फिर वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद से ये सारा आप डेब्रिस निकाल दोगे, ठीक है, तो बॉडी को जो मेटाबॉलिक एक्सपेंस था वो कम हो गया, बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। डिक्रीज द फिजिकल बैरियर टू हीलिंग, ठीक है, जो कि आपकी हीलिंग में मसले बन रहे थे वो आपने हटा दिए हैं। डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द वूंड, के जो आपके वूंड की अक्सर जो है वूंड की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है या वूंड में अपनी एक स्मेल होती है। तो मोस्टली जो डायबिटिक बंदे हैं, अगर आपने फील किया हो तो वूंड की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये हमारे डिब्राइडमेंट करने के पर्पजेज़ हैं कि हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो वूंड है उसमें पस ना पड़ जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसके भी फ़ायदे हैं। ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू जो आपके वूंड के अंदर बना होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है। एज टिश्यू डाई द चेंज इन कलर, कंसिस्टेंसी एंड एडहेरेंस टू द वूंड बेड। ठीक है, कि जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आपकी नॉर्मल स्किन से। क्यों? क्योंकि जब टिश्यू डेड हो जाता है उसका कलर चेंज होने लग जाता है। कि उसकी कलर चेंज होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी, ठीक है, वूंड के साथ, सॉरी आपकी स्किन के साथ, और दूसरा जो है उसकी जो एडहेरेंस है वूंड बेड के साथ, कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वो नेक्रोटिक टिश्यू जो बन जाता है अब वो ऊपर से रिमूव इजीली हो जाता है। ठीक है, आप अपनी स्किन को उंगली मार के नहीं हटा सकते। ठीक है, आसानी से आप नेल मार के अपनी स्किन डैमेज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो आपका जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है, अगर आपने वूंड के ऊपर बना हुआ कभी ट्राई किया हो तो हल्का सा उसको टच कर दें तो वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो हट जाता है अपने जगह। सो क्या हो रहा होता है कि एक तो उसका कलर अलग हो जाता है, दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, और तीसरा जो है एडहेरेंस टू द वूंड बेड। एज नेक्रोटिक टिश्यू इंक्रीज इन सिवेरिटी, कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट। अब ये उन्होंने दोबारा से कलर क्या चेंजेस आते हैं कलर में, कि पहले बनता है वाइट ग्रेइश, ठीक है, देन वो टैन या येलो कलर में चेंज हो जाता है, देन वो येलो जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो होती है वो कैसे चेंज होती है कि टिश्यू डिसिकेट और ड्राई, जैसे जैसे जो है टिश्यू ड्राई होता जाता है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाती है। ठीक है,
उसके बाद जो है नेक्रोटिक टिश्यू बिकम ड्राई, लेदरी एंड हार्ड। एट दी एंड आपको एक स्कार मिलेगा ड्राई किस्म का, वो नेक्रोटिक टिश्यू ही था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जिसको आप रिमूव भी कर दो, नीचे आपकी बिल्कुल ठीक ठाक स्किन पड़ी हुई है। उसके अलावा जो है सबक्यूटेनियस फैट जो है वो डिफरेंट आपके बॉडी टिश्यूज़ का बता रहे हैं कि कौन से बॉडी टिश्यू में क्या चेंज आएगा। सबक्यूटेनियस फैट जो है वो स्ट्रिंगी येलो स्लफ बनाती है। ठीक है, येलोइश कलर का स्लफ बन जाता है। मसल टिश्यू जो है वो डिजनरेट होगा तो थिक टेनेशियस टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, फर्म किस्म का टिश्यू बन जाएगा, थिक होगा वो। ठीक है, अब आपको सबक्यूटेनियस फैट का और मसल का डिफरेंस कैसे पता चल जाएगा, कंसिस्टेंसी अलग अलग है। ठीक है, वो स्ट्रिंगी येलो कलर, स्ट्रिंगी कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने टफ वर्ड लिखा हुआ है कि फैट में और मसल टिश्यू में क्या है कि मसल जो है वो फर्म किस्म का होगा जो उसका स्कार बनेगा। ठीक है, मसल टिश्यू अगर डिजनरेट होता है तो थिक टिनेशियस टिश्यू बनता है। सबक्यूटेनियस फैट अगर होगी तो स्ट्रिंगी येलो कलर का स्लफ बनेगा। हार्ड ब्लैक ईस्टर जो है, अगर आपके वूंड के अंदर हार्ड ब्लैक कलर का ईस्टर बन गया है देन इसका मतलब है कि फुल थिकनेस डिस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, हमने प्रेशर अल्सर्स में पढ़ा था कि ईस्टर कब बनता है, ग्रेड 4 का डैमेज होता है जब। ठीक है, और ग्रेड 4 का डैमेज क्या था कि फुल थिकनेस लॉस थी। ठीक है, उसके अलावा ग्रे ब्लूनेस और वाइट डिवाइटलाइज टिश्यू में रिप्रेजेंट प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया। जब भी ब्लूइश कलरिंग आ जाएगी उसका क्या मतलब है, इस्कीमिया। ठीक है, तो अगर वूंड जो है ग्रेश कलर का या ब्लूइश रहा है उसका मतलब है कि वूंड को इस्कीमिया फेस करना पड़ा था काफ़ी देर तक। ठीक है, जिसकी वजह से वो डेड हुआ है। अब इंटरवेंशन इस सब की क्या है, डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का क्या काम है, बैक्टीरिया कॉलोनाइज ना हो जाए उस एरिया में। ठीक है, दूसरा ये है कि कंपटीशन विद वायबल सेल्स फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कि जो आपके सेल्स होते हैं वायबल हो गए हैं, जिनको इंजरी आई है या जो उनके पास हैं वो वायबल हैं। ठीक है, तो उन सेल्स के दरमियान कंपटीशन होता है किसका, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है और सबको चाहिए, तो फिर सेल्स के दरमियान कंपटीशन होता है। तो जो सेल जिसको मिल जाएगी वो जिंदा रहेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो डेड हो जाएगा। तो हम इस कंपटीशन को कम करना चाहते हैं कि भाई सारे ही जिंदा रहें। रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक और इन्फेक्टेड टिश्यू दैट इंटरफेयर विद वूंड हीलिंग, कि कोई भी नेक्रोटिक टिश्यू जो भी है आपकी हीलिंग में रोल प्ले कर रहा है, उसको कम कर रहा है, तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। डिब्राइडमेंट एंड इरिगेशन आर रिपोर्टेड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वूंड कॉलोनाइजेशन, कि वूंड्स के ऊपर अगर कॉलोनाइजेशन हो जाएगी बैक्टीरिया की तो वो क्या करेगा, आपकी जो एंटीबायोटिक्स और जो आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कर रहे हैं वो असर नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इनसे रेजिस्टेंट होते हैं, तो हम नहीं चाहते कॉलोनाइजेशन हो जाए यहाँ पे बैक्टीरियाज की, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए डिब्राइडमेंट करते हैं। उसके अलावा डिब्राइडमेंट क्या करती है, इम्प्रूव्स वूंड एंड सॉफ्ट टिश्यू का स्टेटस। ठीक है, कि इससे आपका वूंड जो है इम्प्रूव हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू अपनी अच्छी हालत में आ जाते हैं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशन एंड सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स, के इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन का रिस्क था वो हमने बहुत कम कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हद तक कम हो गई, सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स जो है इसकी वजह से आने वाली थी वो भी हमने कम कर दी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, वूंड हीलिंग इंक्रीज हो जाएगी। अब डिब्राइडमेंट की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, ये जो पूरी स्लाइड है ना तकरीबन टाइप्स तक, क्वेश्चन इस तरह आया था कि डिब्राइडमेंट होती क्या है। ठीक है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसकी टाइप्स डिटेल से लिखें। ठीक है, तो डिब्राइडमेंट की दो टाइप्स हैं, नॉन सेलेक्टिव होती है, सेलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव जो डिब्राइडमेंट है उसमें आती है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट। ठीक है, और मैकेनिकल में 3 तरह की आती है, वेट टू ड्राई, हाइड्रोथेरेपी और इरिगेशन, या जिसे लैवेज बोलते हैं। वेट टू ड्राई जो है सबसे पहले मैकेनिकल को उन्होंने बताया कि यूज़ ऑफ वेट टू ड्राई, हाइड्रोथेरेपी एंड वुंड इरिगेशन टू रिमूव डिवाइटलाइज टिश्यू। ना ये जो है क्या, ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव, ये हर तरह के वुंड के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, हमने इसका कोई सेलेक्टिव नहीं बताया कि इसमें इसका ये फ़ायदा है इसमें नुकसान है, हमने कहा ये हर तरह के वुंड के ऊपर लग सकती है। ठीक है, अब आती है इसके डिसएडवांटेजेस के, नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, दूसरा ये है कि पेनफुल होती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब वेट टू ड्राई ड्रेसिंग शुड बी यूज फॉर डिब्राइडमेंट पर्पज ओनली, कि ये जो आपकी वेट टू ड्राई ड्रेसिंग है ये सिर्फ उसी के लिए यूज़ होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा गोल क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग चेंज को कम से कम करें।
ठीक है, कि ड्रेसिंग चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपके अपने कपड़े, जो वुंड की ड्रेसिंग है वो कम से कम आपको चेंज करना पड़े, यानी कि वुंड जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, डेली ड्रेसिंग चेंजेस इंक्रीजेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसरप्ट्स द हीलिंग ऑफ टिश्यू, के जितनी आप ड्रेसिंग चेंज करते हो, ये जो हमने पढ़ा ना ड्राई वेट टू ड्राई ड्रेसिंग, ये इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो ड्रेसिंग होती है ये गीली होती है। ठीक है, इसको आपने वुंड के ऊपर लगा देना है अनटिल के ये ड्राई हो जाए। जब आप इसको लगा देते हो ये ड्राई हो जाती है, देन इसको खींच के उतार देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो वुंड का वो लगा हुआ था मटेरियल या जो भी डेब्रिस होगा वो साथ लग जाएगा और वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि इसकी वजह से जो आपके हेल्दी टिश्यू हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों साथ साथ आ जाते हैं। उसके अलावा ऑप्टिमल वेयर टाइम जो होता है 3 to 7 डेज़ है, इसीलिए हमने कहा कि ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी है कम से कम करें। ठीक है, हमारा गोल यही है। डेली ड्रेसिंग चेंज कितनी है कि अगर जितनी बार आप ड्रेसिंग चेंज करते रहोगे, नई नई ड्रेसिंग लगती रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, कि जो नई ड्रेसिंग लेके आए हो उसके ऊपर हो सकता है कोई पैथोजन हो या कुछ भी हो, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पल्सेटाइल लैवेज। Pulsatile lavage, it is a form of mechanical debridement to facilitate removal of larger amount of debris. ये लार्जर अमाउंट ऑफ डेब्रिस नेक्रोटिक टिश्यू जब बहुत ज़्यादा होता है ना, उसमें पल्सेटाइल लैवेज यूज़ करते हैं। इरिगेशन प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 15 psi। इसमें करते क्या है कि सक्शन मेथड के थ्रू जो है आपके वूंड को ठीक करते हैं। ठीक है, और जो सक्शन का प्रेशर है वो कितना होना चाहिए 15 psi। इट इज़ बेस्ट डिसकंटिन्यूड वंस द वूंड इज़ क्लीन, कि जब वुंड साफ हो जाता है तब आपने इसको डिसकंटिन्यू कर देना है। पल्सेटाइल लैवेज, इट कैन कॉज डिसेमिनेशन ऑफ वुंड बैक्टीरिया ओवर अ वाइड एरिया, एक्सपोजिंग द रेजिडेंट एंड केयर प्रोवाइडर टू पोटेंशियल कंटामिनेशन। कि कर क्या रहे हैं, एक सक्शन डिवाइस होती है। ठीक है, उसके थ्रू आप पूरे वुंड को साफ कर रहे हो। ठीक है, जो भी उसका डेब्रिस होगा वो क्या होगा, उसके अंदर सक इन हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो सक हो जाएगा तो आपने अब इसमें ख़तरे भी हैं। ठीक है, कि जो डिसेमिनेशन ऑफ वुंड बैक्टीरिया जो है, आपका वुंड का बैक्टीरिया वो आपके ऊपर भी गिर सकता है जो बंदा कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है केयर गिवर हैं या जो भी इर्द गिर्द के एरियाज में जो लोग हैं वो अब रिस्क पे आ जाते हैं। ठीक है, कंटामिनेशन के चांसेस जो हैं उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टडी एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ट्रेस्ड 11 पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद एक्टिनोबैक्टर, यहाँ पे आई गेस गलत लिखा हुआ है, एक्टिनोबैक्टर बोमनी, अच्छा ये बैक्टीरिया की स्पीशी लिखी हुई है। बैक टू द यूज ऑफ पल्सेटाइल लैवेज इक्विपमेंट्स, 3 of the patients रिक्वायर्ड ICU केयर फॉर सेप्सिस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। के उन्होंने बताया कि एक रिसर्च से पता चला कि तकरीबन 11 बंदे जो हैं वो इसी इक्विपमेंट की वजह से जो थे उनको नुकसान हुआ है। ठीक है, कंटामिनेटेड हो गए थे, ये बैक्टीरिया उनके बॉडी में पाया गया। रीज़न क्या था, सिर्फ ये पल्सेटाइल लैवेज इक्विपमेंट की वजह से, जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किया उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया उनको, और कुछ 3 बंदे उनमें से क्या थे ICU में उनको जमा कराना पड़ा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया और इसकी वजह से। ठीक है, अब ये देखें, ये छोटा सा आगे इसके वो प्रोब लगा हुआ है, यहाँ से ये सक्शन होती है और इसकी यहाँ पे जो है इसको अंदर जमा होता है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से जो है ये प्रोब रखा जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह वुंड को सक्शन के थ्रू साफ़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्किन होती है वो तो अंदर सक इन नहीं होगी, लेकिन जो आपके ऊपर डिब्राइडमेंट सॉरी वो जो डेब्रिस होता है वो क्या होता है कि वो लूज़ होता है। हमने कहा उसकी अडेरेंस कम होती है, तो सक्शन से वो अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आप प्रिकॉशंस जो है इसमें लेनी पड़ेंगी। कॉन्टीन्यूस सक्शन यूज़ करें, ये नहीं है कि बंद की चलाई, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपका अपना टिश्यू जो है वो डैमेज हो सकता है जो नॉर्मल टिश्यू था। कीप स्प्लैश शील्ड इन कॉन्टैक्ट विद द वूंड पेरी वूंड। ठीक है, कि वूंड के पास बिल्कुल जो स्प्लैश शीट जो होती है वो वूंड के बिल्कुल करीब रखनी है, इतनी दूर से सक्शन नहीं करने जाना आपने। एम्प्टी सक्शन वेस्ट कंटेनर आफ्टर ईच यूज़, कि जो आपने वेस्ट का कंटेनर है जिसमें वो सक्शन जमा हो रही है उसको हमेशा साफ़ करें। डिस्पोज ऑफ ऑल सिंगल यूज़ पल्सेटाइल लैवेज कंपोनेंट्स, दैन स्टीरिलाइज और डिसइंफेक्ट ऑल रीयूजेबल आइटम्स। के जो अब आपने कंटेनर बिल्कुल साफ़ कर लेना है, उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स थे, जो भी चीज़ है उसको आपने क्या करना है कि उसको डिस्पोज कर दें। ठीक है, और बाकी अपना इक्विपमेंट्स को स्टीरिलाइज करें, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, जो भी जैसे भी डिसइंफेक्ट करना है उसको वो करें।
ऑलवेज परफॉर्म पल्सटाइल लैवेज इन अ प्राइवेट रूम इन क्लोज्ड विद वॉल्स एंड डोर्स, ताकि इन्फेक्शन जो है इसमें जो फैलता है, ठीक है, उड़ सकते हैं ये जो मटेरियल्स होते हैं, इर्द गिर्द सक्शन हो रही है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इर्द गिर्द उड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये यूज़ करना है कि कमरा बंद हो, ठीक है, ताकि कोई और पेशेंट ना कोई और बंदा जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। थॉरोली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एनवायरमेंटल सर्फेसिस, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी साफ़ होनी चाहिए। Wear fluid-proof gown, mask, goggles or face shields and hair cover. Residents should consider the use of a droplet barrier such as surgical mask. ठीक है, use a drape or towel to cover all resident lines, parts and wounds that aren't being treated. ठीक है, कि जो बंदा है उसके ऊपर आप बाकी जो एरिया है उसके ऊपर टॉवल या बाकी ये किसी चीज़ से उसको कवर कर दें, उस बंदे को भी मास्क वगैरह पहनाएं, ठीक है, ताकि जो है ये जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके बॉडी के अंदर ना चले जाएं। तो आपने केयर ज़रूर करनी है इसके लिए। अब सिलेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। इसमें ना एक मिसिंग हो गया हाइड्रोथेरेपी वाला। हाइड्रोथेरेपी जो होती है उसमें क्या करना होता है कि रनिंग वाटर जो होता है ना, टैप वाटर, आपने उसके नीचे आप जो बॉडी का पार्ट होता है वो रखना होता है, ठीक है। स्पेशली जो आपके होते हैं ना वीनस अल्सर्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिनको हुआ होता है, या वीनस अल्सर्स होते हैं, उनको इस तरह करते हैं कि टैप वाटर के नीचे उसका वो एरिया रखते हैं, ठीक है, कि रनिंग वाटर जो है वो लेके जाएगा अपने साथ जो भी डेब्रिस होगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि रनिंग वाटर की बजाय आप सेलीन यूज़ कर लें, ये आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि रनिंग वाटर जो है उसके थ्रू की जाती है। तो थर्ड जो था वो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दीजिएगा। देन सेलेक्टिव जो होती है, अब हमने नॉन सेलेक्टिव जो थे वो ख़त्म हो गए, अब सेलेक्टिव आ जाते हैं। सेलेक्टिव में 3 है, ऑटोलिटिक, एंजाइमेटिक और सर्जिकल। ऑटोलिटिक डिब्राइडमेंट क्या होती है? ऑटोलाइसिस यूजेस द बॉडीज ऑन एंजाइम्स एंड मॉइस्चर टू रीहाइड्रेट, सोफन एंड फाइनली लिक्विफाई हार्ड ईस्टर एंड स्लफ, ठीक है, कि आपकी अपनी बॉडी के एंजाइम्स क्या करेंगे, आपकी अपनी बॉडी का मॉइस्चर और एंजाइम यूज़ किया जाएगा, किस लिए कि जो वूंड है वो दोबारा से रिहाइड्रेट हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो है सॉफ्ट हो जाए और फाइनली लिक्विफाई हो जाए, जो हार्ड ईस्टर बना था वो खुद ही लिक्विफाई हो जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए और फिर उसको रिमूव कर लिया जाएगा, जो स्लफ था, जो ईस्टर था, जो हार्ड हो चुका है उसके लिए। ऑटोलिटिक, और नाम भी इसका यही है ऑटोलाइटिक, आपकी अपनी बॉडी के एंजाइम्स और मॉइस्चर, ठीक है, जो भी चीज़ होगी आपकी अपनी बॉडी की है। ऑटोलिटिक डिब्राइडमेंट इज सिलेक्टिव, ओनली नेक्रोटिक टिश्यू इज लिक्विफाइड, ठीक है। वो नॉन सेलेक्टिव थी, वो आपके अपने टिश्यू के साथ साथ सॉरी जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसके साथ साथ जो है डिसइंफेक्टेड नॉर्मल बॉडी टिश्यू को भी डैमेज कर देती है। क्या अब आप वेट ड्राई जो ड्रेसिंग थी उसको जब खींचते हैं आप ड्राई करके, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो सिर्फ उतरा था वो सिर्फ आपका नॉर्मल वो वूंड वाले जो था डिब्राइडमेंट जिसकी करनी थी वही एरिया था? ऐसा नहीं है, नॉर्मल सेल्स जो है, नॉर्मल एरिया जो है वो भी डैमेज हो जाता है, तो वो नॉन सेलेक्टिव था। ये सेलेक्टिव होता है तो ये सिर्फ नेक्रोटिक टिश्यू ही इससे लिक्विफाई होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो virtually पेनलेस फॉर द पेशेंट्स। ऑटोलिटिक डिब्राइडमेंट कैन बी अचीव्ड विद द यूज ऑफ अक्लूसिव और सेमी एक्लूसिव ड्रेसिंग्स विच मेंटेन वूंड फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द नेक्रोटिक टिश्यू, कि आप जो है अक्लूसिव या सेमी एक्लूसिव ड्रेसिंग जो है वूंड के ऊपर कर देते हैं कि आपका फ्लूइड जो है वो लॉस ना हो, वो उसी की वजह से आपका जो वूंड है वो वेट रहे, मॉइस्ट रहे, ठीक है। ऑटोलिटिक डिब्राइडमेंट कैन बी अचीव्ड विद हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोजेल्स एंड ट्रांसपेरेंट फिल्म्स, ठीक है। इसके अलावा जो है आप हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोजेल्स और ट्रांसपेरेंट फिल्म्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट यूजेस इसके किसमें? थर्ड और फोर्थ क्लास के वूंड्स में, क्योंकि ईस्टर्स जो हैं और जो स्लफ है वो इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? वेरी सिलेक्टिव, नो डैमेज टू सराउंडिंग स्किन, द प्रोसेस इज सेव यूजिंग द बॉडीज ऑन डिफेंस मैकेनिज्म टू क्लीन द वूंड ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस। इफेक्टिव, वर्सेटाइल एंड ईजी टू परफॉर्म, ठीक है, कि एक तो सिलेक्टिव है, आपकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं आएगा, नॉर्मल स्किन को कुछ नहीं होगा, उसके अलावा ये सेफ होता है, ठीक है, आपके अपना ही बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म आपको बचा रहा है, ठीक है। इफेक्टिव है, वर्सेटाइल है, इजीली परफॉर्म हो जाता है, लिटिल टू नो पेन होती है पेशेंट को। डिसएडवांटेज ये है कि ये रैपिड नहीं होता, ठीक है, कि आपकी बॉडी अपनी मर्जी से स्लोली करती है इस काम को। सर्जिकल डिब्राइडमेंट बहुत फास्ट है, आप फ़ौरन साफ करके साइड पे कर देते हो, लेकिन ये जो है ये बहुत स्लो होता है। वूंड मस्ट बी मोनिटर क्लोजली फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वूंड जो है उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कि आपने पट्टी बांध के तो रखी है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन को चेक करना पड़ेगा। मे प्रोमोट एनारोबिक ग्रोथ इफ एन अक्लूसिव हाइड्रोकोलॉइड इज यूज्ड, कि
कि हमने कहा नॉन ओक्लूसिव और ओक्लूसिव ड्रेसिंग्स हम यूज़ करते हैं। अगर हाइड्रोक्लोराइड आपने यूज़ किया ओक्लूसिव ड्रेसिंग में तो उसके वजह से जो है एनारोबिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देन एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट आ जाती है। एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट में क्या है, केमिकल एंजाइम्स आर फास्ट एक्टिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रोड्यूस स्लफ ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। सम एंजाइमेटिक डिब्राइडर्स आर सिलेक्टिव वाइल सम आर नॉट, कि इसमें केमिकल एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये फास्ट एक्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एंजाइम्स आपके बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं कि जो स्लफ है नेक्रोटिक टिश्यू से स्लफ बन जाए, ठीक है, और स्लफ को आप रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है एंजाइमेटिक डिब्राइडर्स उन्होंने कहा वो सिलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सिलेक्टिव होते हैं। बेस्ट यूजेस इसके क्या है, एनी वुंड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस, ठीक है। दूसरा ये है कि ईस्टर फॉर्मेशन जिसमें हो गई है, ये उसके लिए ईस्टर वगैरह के, ठीक है, कि उससे जो है आप क्या कराते हो कि उसको स्लफ में कन्वर्ट करा के, ठीक है, लिक्विफाई सा करा के तो उसको रिमूव करा लेते हो। एडवांटेजेस क्या है, एक तो जल्दी हो जाता है, फास्ट एक्टिंग है। दूसरा मिनिमल और नो डैमेज टू हेल्दी टिश्यू विद प्रॉपर एप्लीकेशन। डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव होता है, प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होती है, जो बंदे करेंगे वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली ओनली ऑन द नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। मे रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेकेंडरी ड्रेसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी कि ये करने के बाद आपको इसको कवर करना पड़ेगा ड्रेसिंग वगैरह से। इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट हो सकती है इसकी वजह से। सर्जिकल डिब्राइडमेंट आ जाती है। शार्प सर्जिकल डिब्राइडमेंट एंड लेज़र डिब्राइडमेंट अंडर एनेस्थीसिया आर द फास्टेस्ट मेथड्स ऑफ डिब्राइडमेंट, के एनेस्थीसिया लगाओ बंदे को और उसको सर्जरी के थ्रू साफ कर दो, ठीक है, ये सर्जिकल मेथड है। They are very selective, meaning that the person performing the debridement has complete control over which tissue is removed and which is left behind, कि जो बंदा कर रहा है उसका फुल कंट्रोल है, ठीक है, कि उसने किस एरिया को साफ करना है, नेक्रोटिक टिश्यू के ऊपर ही वो करेगा, ठीक है, कि बंदे के हाथ में है सब कुछ। Surgical debridement can be performed in the operating room or at bedside depending on the extent of the necrotic material, कि अगर नेक्रोटिक मटीरियल ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर तो सर्जिकल रूम में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा है तो फिर उसके बेड पे ही कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट यूजेस ये हैं, वुंड्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू इन कंजंक्शन विद इन्फेक्टेड टिश्यू। एडवांटेजेस ये हैं, फास्ट है, सिलेक्टिव है, कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। और डिसएडवांटेज ये हैं, एक तो पेनफुल है, ठीक है, एनेस्थीसिया के अंदर देना पड़ता है, कॉस्टली स्पेशली इफ़ एन ऑपरेटिंग रूम इज़ रिक्वायर्ड, तो ऑपरेटिंग रूम के अंदर ले जाके करना पड़ेगा, तो प्रॉपर सर्जन जो है उसकी तो ज़रूरत होनी है। उसके अलावा ऑपरेशन रूम के जो खर्चे हैं, ठीक है, तो ये कॉस्टली हो जाता है। रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट टू इफ ऑपरेटिंग रूम इज़ रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट, अब सबसे पहले, अब यहाँ तक जो है टाइप्स ख़त्म हो जाती हैं, अब जो है वुंड की मैनेजमेंट आ जाती है। सबसे पहले वुंड को क्लीन करना होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो है डिब्राइडमेंट कर ली है, ठीक है, साफ़ कर लिया। अभी ये मैनेजमेंट में दोबारा जो है वुंड्स वगैरह की क्लीनिंग के बारे में बताएंगे कि क्लीनिंग कैसे की जाती है, क्या मेथड्स होते हैं। सो क्लीनिंग वुंड्स जो है, इन्फेक्शन कंट्रोल, सबसे पहले आपने इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए वुंड्स को क्लीन करते हैं। गुड हैंड हाइजीन एंड क्लीन टेक्निक्स शुड ऑलवेज बी फॉलोअर्ड व्हेन ड्रेसिंग वुंड्स, कि जब भी आपने वुंड को ड्रेसिंग करनी है तब आपके हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए। Gloves and aprons should be used. Clean techniques aim to prevent the spread of pathogens in wound healing by secondary intention which are already colonized with microbes. For example, pressure ulcer. कि cleaning techniques का क्या काम है कि जो pathogens हैं वो spread ना हो इर्द गिर्द, ठीक है, कि पहले तो वुंड हीलिंग हो रही है, ठीक है, सेकेंडरी इंटेंशन से। हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी इंटेंशन से वुंड हीलिंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, कि वुंड हीलिंग जो है चलो हो तो रही है, ठीक है, लेकिन जो है माइक्रोब्स जो हैं उसके अंदर कॉलोनाइज्ड हैं। हम नहीं चाहते जो हैं कि ऑलरेडी वो इर्द गिर्द स्प्रेड ना हो रहे अब, ठीक है, कि जो माइक्रोब्स उसके अंदर हैं वो तो चलो हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द है आपके पेशेंट की बाकी जो बॉडी है या आपके ऊपर या कहीं पे ना फैल जाए, ठीक है। इसके लिए वुंड की क्लीनिंग ज़रूरी होती है कि जो पैथोजन हैं ये फैले नहीं, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक्स एम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इनटू अ वुंड। एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि क्या हो कि जो माइक्रोब्स जो हैं वो कंटामिनेट ना कर दें वुंड से, एसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन सच एज सर्जिकल वुंड, ये प्राइमरी इंटेंशन जो वुंड हीलिंग होती है उसमें होते हैं एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। Routine use of sterile dressing packs. The contents of most commonly used dressing pack is gauze and cotton tissue pad.
ठीक है, गाज स्वैब्स होते हैं, कॉटन वूल बॉल्स होती हैं, पेपर टॉवल होते हैं, वाटर रिपेलेंट इनर रैपर्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ड्रेसिंग्स के पैक्स दिखाए गए हैं। ठीक है, कि जब आप ड्रेसिंग करते हो तो नीचे कॉटन रखते हैं या कुछ स्वैब्स रखते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ड्रेसिंग करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो डिफरेंट तरह के होते हैं, गार्ड स्वैब्स होते हैं, कॉटन वूल बॉल्स होती हैं, पेपर टॉवल्स होते हैं, वाटर रिपेलेंट इनर रैपर्स होते हैं। कॉटन वूल एंड गाज कैन शेड फाइबर्स इनटू द वुंड, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डिले द हीलिंग प्रोसेस। के अगर आप कॉटन यूज़ करते हो तो उसके तो इतने सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जब आप उसको रिमूव करोगे तो कुछ फाइबर्स अंदर रह जाएंगे, तो फिर उन फाइबर्स के ऊपर आपकी बॉडी भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, उसको फॉरेन बॉडी समझ के, ठीक है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर देगी, या फिर जो है वैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉटन वूल वाले नहीं यूज़ करने। If gauze is required to dry the surrounding skin during the dressing procedure, either sterile or non-sterile non-woven gauze may be appropriate। ठीक है, कि अगर गाज यूज़ करने की ज़रूरत है तो नॉन वोवन यानी कि कॉटन वाला नहीं यूज़ करना। ठीक है, वूंड क्लींजिंग जो है, वूंड क्लींजिंग शुड बी फॉर पेशेंट बेनिफिट, क्लींस ओनली फॉरेन मटेरियल और डेब्रिस इज प्रेजेंट। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि जो वूंड है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है तो करें। ठीक है, कोई डेब्रिस आपको नज़र आ रहा है या कोई फॉरेन मटेरियल है, कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, देन करें। वैसे नहीं कि ठीक ठाक वूंड हील हो रहा है तो देन आप उसकी क्लींजिंग करके उसको दोबारा से ताज़ा कर दो। Wash hands before changing dressings. Venous leg ulcer should first be washed in tap water with bathing or showering at dressing changes and dried carefully at each assessment. कि जो आपके वीनस लेग अल्सर्स होते हैं उनको पहले आपने टैप वाटर से साफ़ करना है। ठीक है, कि उनको ड्रेसिंग चेंज करने से पहले आपने टैप वाटर से साफ़ करके देन उसको ड्राई करके फिर आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है। इरीगेट द वूंड विद पोर्टेबल टैप वाटर, के उसके ऊपर स्वैब से आपने साफ़ नहीं करना। ठीक है, उसकी इरिगेशन आपने कैसे करनी है कि बहता हुआ पानी, टैप वाटर जो है उसके नीचे जो है इसको कर दें। ठीक है, कि बहता हुआ पानी जो हमने नॉन स्पेसिफिक टेक्निक्स, नॉन सेलेक्टिव टेक्निक हमने पढ़ी थी हाइड्रोथेरेपी, ये उसमें आ जाता है। यूज सॉल्यूशन एट बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट वूंड कूलिंग, के जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे या जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं जो भी है उसकी जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल। कि अगर ठंडा पानी है या जो भी आपने सॉल्यूशन यूज़ किया वो ठंडा है तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, वूंड कूलिंग हो जाएगी। Antiseptics, no evidence that they provide additional protection against infection. Some may inhibit wound healing। कि उन्होंने कहा कि एंटीसेप्टिक्स जो आप यूज़ करते हैं उसका अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उसकी वजह से हीलिंग इंप्रूव होती है। कुछ ऐसी हैं जो कि नुकसान दे देती हैं, वूंड हीलिंग को ख़राब कर देती हैं। सो सेलीन वर्सेस टैप वाटर, उन्होंने कहा कि क्या सेलीन बेहतर है या टैप वाटर बेहतर है। देयर इज नो एविडेंस दैट यूजिंग टैप वाटर टू क्लींस एक्यूट वुंड इन अडल्ट इंक्रीजेज इन्फेक्शन एंड सम एविडेंस दैट इट रिड्यूसेज इट। कि उन्होंने कहा कोई ऐसे हमने नहीं पढ़ा कि अभी तक एविडेंस नहीं आया कि टैप वाटर के अंदर अगर उसका जो वुंड किया जाए तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये एविडेंस हमारे पास है कि इससे ठीक हो जाता है, कुछ प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन इससे कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि इन्फेक्शन हो जाता है। However, there is not strong evidence that cleansing wounds increases healing or reduce infection। कि ये भी इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है कि क्लीन करने से आपका वुंड की जो हीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है या इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है। कि हम लोग ये करते हैं कि हम समझते हैं कि इससे इम्प्रूव होती है। ठीक है, लेकिन इस तरह के कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। कुछ कहते हैं होती है, ठीक है, तो कुछ कहते हैं नहीं भी होती। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि हाँ होती ही है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर एज वेल एज डिस्टिल्ड वाटर कैन बी यूज्ड एज वूंड क्लींजिंग एजेंट्स। कि जो अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है तो आपने जो है वाटर साफ़ होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने रखा हुआ पानी यूज़ करना है लेकिन वो बॉयल होके ठंडा किया हो, ठीक है, बॉइल्ड वाटर हो। टैप वाटर जो है, रनिंग वाटर जो होता है वो तो इजीली साफ़ कर देता है ना, ठीक है, उसने रुकना नहीं होता। लेकिन जो अगर आपने दूसरा वाटर यूज़ करना है तो देन उसके लिए आप बॉइल्ड वाटर यूज़ करें या फिर जो है डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। अनदर जो है ये बंदा है उसने एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वूंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस एंड टेक्निक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर्स। Very few studies in the review were eligible for inclusion due to poor quality, but of those that were, the conclusion was that there was no good evidence to support the use of any particular wound cleaning solution। ठीक है, कि इस बंदे ने जो है वूंड क्लीनिंग सॉल्यूशंस डिफरेंट को स्टडी किया, ठीक है, तो उसने जो नतीजा निकाला है कि कोई गुड एविडेंस नहीं निकला कि कोई प्रॉपर वूंड क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है उसका क्या इफेक्ट, किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो जो मर्जी यूज़ करो, जो है यूज़ कर लो।
टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स आ जाते हैं। एज अ जनरल रूल अवॉइड टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एज सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन वेयर देयर इज क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फेक्शन। कि अगर आपको लगता है इन्फेक्शन है तो टॉपिकल ये जो माइक्रोबियल्स हैं ये ना दें। ठीक है, टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर जो लगाते हैं वूंड के ऊपर, तो ये इसकी बजाय आप क्या करें कि आप वैसे बंदे को एंटीबायोटिक्स खिलाएं। ठीक है, सिस्टेमिक रूट से दें। लेकिन ये जो है अब हमने पीछे पढ़ा कि इसका नुकसान होता है कुछ का। ऑप्शन जो अवेलेबल हैं आपके लिए वो क्या हैं? सिल्वर ड्रेसिंग, पोविडोन आयोडीन, सिल्वर सल्फाडाइजीन, हनी और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ये टॉपिकल हैं सारे। ठीक है, सबसे पहले पोविडोन आयोडीन शीट होती है फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन वुंड्स। ठीक है, कि इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने के लिए अप्लाई डायरेक्टली टू वुंड सरफेस एंड कवर विद सेकेंडरी ड्रेसिंग के। डायरेक्टली जो है आपने पोविडोन आयोडीन की शीट जो है अपने वुंड के ऊपर लगा देनी है, देन उसको ड्रेसिंग से सेकेंडरी ड्रेसिंग जो होती है उससे कवर कर दें। ठीक है, डू नॉट यूज़, अब ये कहाँ यूज़ नहीं करना? अगर बंदी प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, चिल्ड्रन जो है 6 माह से छोटे हैं, आयोडीन एलर्जी है किसी को, या फिर रीनल फंक्शन या डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उनके लिए आपने क्या करना है? रीनल फंक्शन उसका ठीक नहीं है, इम्पेयर्ड है, या डायबिटीज़ है, उसके लिए T3 T4 के लेवल चेक करें, क्योंकि ये थायराइड फंक्शन के साथ, ये लिथियम के लेवल्स के साथ छेड़खानी कर सकती है, उनको इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि T3 T4 का लेवल पहले चेक करें। ठीक है, और अगर कोई मसला है तो बिल्कुल यूज़ ना करें। चेंज डेली और अल्टरनेट डे एज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी लॉस्ट आफ्टर 2 days। ठीक है, डेली इसको चेंज कर लें या 1-2 दिन के बाद इसको चेंज कर लें, क्योंकि 2 दिन के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। रिव्यू यूज़ आफ्टर 7 days। ठीक है, 7 दिन इसको इस्तेमाल करें, देन इसका रिव्यू लेंगे कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। देन आ जाती है सिल्वर ड्रेसिंग। सिल्वर ड्रेसिंग इम्प्रेगनेटेड विद सिल्वर आइन। अप्लाई डायरेक्टली टू वुंड सरफेस, रिव्यू एवरी 3 days। ड्रेसिंग शुड नॉट ड्राई आउट। डू नॉट यूज़, अगर ड्राई वुंड है तो नहीं करना, वैसे इसको ड्राई होने भी नहीं देना। ठीक है, ड्राई वुंड्स के ऊपर इसको नहीं लगाना। इन पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट नहीं देना इसको फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, इसको नहीं देना। डिफाइन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेंथ, कि इसको ट्रीटमेंट हमने ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स है ये थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करनी। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हैं? इसके अलावा जो है कि सिर्फ वूंड को ज़रूरत नहीं है डिब्राइडमेंट की या क्लीनिंग की, उसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं कि बंदे को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत रोल प्ले करते हैं, सो रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। दूसरा इमेजरी डिस्क्रिप्शन, के बंदे को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है ये मसला है, इतनी देर में ठीक हो गया, जो भी है ये सारी चीज़ें उसको बताएं। कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन एंड रीफ्रेमिंग, के बंदे को डिस्ट्रैक्ट करें, कि उसका ध्यान अगर वूंड पे लगा रहेगा, वो परेशान होता रहेगा, तो उसको डिस्ट्रैक्शन के लिए सोर्सेज बनाएं, घर वालों को ट्रेन करें या कुछ भी करें। देन एजुकेशन बोथ ऑरल एंड रिटन उसकी ज़रूरी है। साइकोथेरेपी ज़रूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स एंड पोस्टरल काउंसलिंग। अब यहाँ पे इन्होंने ना 2 वूंड्स की क्लासेस बताई हैं, 2 तरह के होते हैं, ये टाइडी हैं, ठीक है, ये अनटाइडी हैं। ये हम आगे बढ़ते हैं क्या होते हैं। टाइडी वुंड्स वो होते हैं जिनके क्लीन इंसीजन होता है, ये आपको क्लीन नज़र आ रहा है। ठीक है, जो इंसीजन लगा है वो बिल्कुल क्लीन है, अनकंटामिनेटेड है, 6 घंटे से ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ। ठीक है, लो एनर्जी ट्रॉमा की वजह से, वैसे कोई कट वगैरह लगा है या आपने सर्जरी के दौरान लगाया है या जैसे भी, ठीक है, ये अनकंटामिनेटेड है, 6 घंटे पुराने, मतलब 6 से कम ही टाइम हुआ है इनको, बिल्कुल क्लीन है। कैन बी रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर एडिक्वेट वुंड एक्सप्लोरेशन, क्लींजिंग एंड हीमोस्टेसिस, कि जब आप ये जो क्लीन वुंड्स होते हैं, टाइडी वुंड्स होते हैं, अगर आपने देखा है टाइडी वुंड है तो इसको आप फ़ौरन से रिपेयर कर देते हैं, यानी कि स्यूचर्स वगैरह आप फ़ौरन लगा सकते हैं, पहले चेक कर लें, उसको एक्सप्लोर कर लें, क्लींजिंग वगैरह करने के बाद हीमोस्टेसिस जब हो जाती है, ब्लड वगैरह रुक गया, देन इसको स्यूचर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बंद कर सकते हैं। आर एसोसिएटेड विद अ लो इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन पोस्ट रिपेयर, इसके रिपेयर जब आपने कर दिया उसके बाद जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अनटाइडी वुंड्स होते हैं, रैग्ड एजेस, क्रशेस, ये बर्न, ठीक है, कि इनके एजेस जो हैं वो डिफाइन नहीं है, रैग्ड है, क्रश हुआ है या कोई कहीं पे बर्न हुआ है, तो आपको जो पीछे हमने पिक्चर देखी, ये देखें इस तरह की इनकी शक्ल होती है। सो कंटामिनेटेड हैं ये, 12 घंटे से ज़्यादा इनको टाइम हो गया है और हाई एनर्जी ट्रॉमा की वजह से हुआ है। ठीक है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं हुआ इनके लिए। अनटाइडी वुंड्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू, पहले इनको टाइडी वुंड्स बनाएं, ठीक है, कि
पहले ये इस काबिल हों कि इनको स्यूचर किया जा सके, इनको बंद किया जा सके। सो पहले इनको टाइडी में कन्वर्ट करें, देन इनको जो है आपने वो बंद वगैरह करना है। मे रिक्वायर रिपीटेड डिब्राइडमेंट्स अंटिल टिश्यू वायबिलिटी इज इंश्योर्ड। ठीक है, बार बार डिब्राइडमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है जब तक ये जो है ठीक नहीं हो जाता। नेवर क्लोज एन अनटाइडी वूंड अनलेस इट हैज़ बीन मेड टाइडी। ठीक है, इफ़ इन डाउट इट इज़ सेवर टू लीव द वूंड अनरिपेयर्ड एंड री इंस्पेक्ट एट 48 आवर्स इंटरवल। कि अगर आपको डाउट है कि ये टाइडी वूंड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें। ठीक है, 2 दिन के बाद इसको चेक करें, अनरिपेयर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा बट नॉट अनडिब्राइडेड, कि डिब्राइडमेंट करके छोड़नी है। ये नहीं है कि आपने कहा कि उसको छोड़ ही देना है कि चलो 2 दिन बाद देखेंगे। उसकी डिब्राइडमेंट करें, सफाई वगैरह करें, जो भी करना है वो करें, लेकिन ये है कि उसकी स्यूचर वगैरह नहीं लगाने, बंद नहीं करना उसको। हीलिंग मैकेनिज्म जो होते हैं, हमने लास्ट जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीलिंग जो है आपके कैसी होती है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, कि वूंड के एजेस क्लोज आते हैं, एपिथेलाइजेशन होती है, ऊपर स्किन आती है, कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन होती है अंदर। ठीक है, 3 चीज़ें होती है कि अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होता है, वो खाली जगह भर जाती है। एपिथेलाइजेशन क्या होता है, ऊपर वाले स्किन जो है वो ऊपर आ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एजेस पास पास आते हैं। ठीक है, एजेस कॉन्ट्रैक्ट होके जो इतना बड़ा वूंड था, अब उसका जो स्कार बनेगा, अगर अक्सर आपको कोई इंजरी हुई हो तो इतना बड़ा वूंड होता है, अगर आप उसके वो करा लें, स्यूचर्स वगैरह लगवा लेते हैं या उसकी प्रॉपर उसकी थेरेपी की जाए या कहीं पे किसी को सर्जरी होती है, जब सर्जरी की जाती है इतना बड़ा वूंड होता है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उसको स्यूचर्स लगा के बिल्कुल स्कार जहाँ पे बनता है वो बिल्कुल सेंटर में बनता है, एक लाइन। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉपर ये कॉन्ट्रैक्शन का मेथड होता है, ऐसे हीलिंग होती है। ठीक है, ऑल वुंड्स हील विद अ फॉर्म ऑफ 3 हीलिंग मैकेनिज्म्स इन अ वुंड क्लोज प्राइमरीली एपिथेलाइजेशन इज रैपिड। ठीक है, अगर प्राइमरी इंटेंशन में क्लोज हो गया था, ठीक है, तो फिर उसकी एपिथेलाइजेशन जल्दी हो जाएगी, जो है ऊपर स्किन आ जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन इज मिनिमल बट द वुंड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम एंड टू एंड। के जो नीचे जो वूंड के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन जो है वो मिनिमल होती है। ठीक है, स्लो हो जाती है, लेकिन जो है वूंड के जो एजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है इनके अंदर। एंड कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन प्रीडोमिनेट्स विद एपिथेलाइजेशन अकरिंग स्लोली फ्रॉम द एजेस। लेकिन अगर उसकी एपिथेलाइजेशन स्लो है, ठीक है, कि ऊपर से स्किन बंद नहीं हुई, तो नीचे फिर जो है ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी डेपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर वूंड ऊपर से पहले बंद हो गया है देन वो नीचे से स्लो हो जाता है काम। अब यहाँ पे उन्होंने बताया प्राइमरी इंटेंशन क्या होती है, वेयर द स्किन एजेस आर ब्रॉट टुगेदर अ वुंड हील्स बाय प्राइमरी इंटेंशन, एपिथेलाइजेशन इज रैपिड, देयर इज लेस कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन बट द वुंड विल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड टू एंड बाय 20%। कि देखें ये वुंड था, ठीक है, इसके एजेस को क्लोज लाया गया, उस पर जब वो क्लोज आ गए देन क्या होता है कि ऊपर स्किन आ जाती है, एपिथेलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, वूंड कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाती है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन है यानी कि जो स्कार बनेगा वो कम से कम बनेगा। अब ये छोटा सा स्कार है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है कि पेशेंट हैज़ हैड, ये बंदे की जो एग्जांपल है इसको क्या है, टेंजेंशियल एक्सीजन ऑफ अ रिनोफाइमा। रिनोफाइमा में इस तरह होता है कि जो नोज होता है ना, उसके पता नहीं साइज सा इंक्रीज हो जाता है, कुछ मसला ही होता है, पता नहीं, मैंने पढ़ा था बट मुश्किल से नाम लिखे हुए थे। अच्छा, तो पेशेंट जो होता है इसको ये मसला था, ठीक है, आपको नज़र तो आ ही रहा है। वुंड इज लेफ्ट ओपन टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन, एपिथेलाइजेशन एंड स्कार टिश्यू डेपोजिशन। कि पहले वुंड को ओपन छोड़ दिया, ठीक है, कि अपने आप क्या होगा कि नीचे कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन हो, ठीक है, डेपोजिशन हो जाएगी, देन स्कार उसके अंदर ऊपर बनेगा, एपिथेलाइजेशन ऊपर से स्किन आएगी। ठीक है, इन दिस केस हीलिंग अकर इन 10 डेज। के जो आपने वुंड को ओपन छोड़ दिया ना, आप डायरेक्टली आप इसको स्यूचर तो नहीं किया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से कनेक्टिव टिश्यू आया है, ऊपर उसके एपिथेलाइजेशन हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये स्लोली हुआ है। ठीक है, और थर्ड इंटेंशन में क्या होता है, वुंड विच वॉज स्यूचर्ड देन डिहीसाइज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन एंड डेलिब्रेट अर्ली स्यूचर रिमूवल हील्स बाय थर्ड इंटेंशन। के बंदे का ये क्या हुआ था कि इसको ना स्यूचर लगाए गए, ठीक है, डिहीसेंस हो गई वूंड में, तो देन इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, देन उसको क्या किया कि अर्ली स्यूचर को रिमूव करना पड़ा। ठीक है, अब ये बंदा थर्ड इंटेंशन से हील करेगा। थर्ड इंटेंशन में होता है कि पहले सेकेंडरी में जाएगा, फिर प्राइमरी में जाएगा, फिर ये होगा। ठीक है,
कि स्टार्टिंग पे इसकी जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे कनेक्टिव टिश्यू भरना शुरू होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है कि इसका टाइम उन दोनों से बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। पहले ये क्लोज हो गया था लेकिन इसमें मसला हो गया, फिर से खोला है इसको। सो ये टर्शरी इसको कह सकते हैं, थर्ड इंटेंशन हीलिंग कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं? वुंड्स अलाउ इन्फेक्शंस टू इंटर एंड फ्लूइड लॉस। हमारे जो वुंड्स हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वुंड से इन्फेक्शन आने ही आने हैं। कि आपकी स्किन इंटैक्ट नहीं है तो उन्होंने अलाउ कर दिया, अब जो भी है आपका फ्लूइड यहाँ से लॉस होता रहेगा और आपके इन्फेक्शन होते रहेंगे। एम फॉर प्रिसाइज प्राइमरी क्लोजर, ठीक है। कोशिश करें कि प्राइमरी क्लोजर हो जाए, प्रिसाइज हो जाए। रिमूव ब्लड डेड टिश्यू के डिब्राइडमेंट वगैरह जो हम करते हैं वहाँ का, उस एरिया में जो ब्लड है डेड टिश्यू को रिमूव कर दें। नो डिवाइटलाइज टिश्यू, वहाँ पे उस एरिया में कोई डिवाइटलाइज टिश्यू ना हो। डू नॉट क्लोज डाउटफुल वूंड्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डाउटफुल वूंड जो पहले उन्होंने बंद कर दिया था, जो हमने टर्शरी जो देखा है, थर्ड इंटेंशन वाला वूंड देखा है, वो क्लोज कर दिया था, वो हील नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो उन्होंने क्लोज ना किया होता तो देन वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील हो जाता, ठीक है। लेकिन जो है उन्होंने पहले क्लोज कर दिया, देन वो दोबारा से खोलना पड़ा, तो फिर वो थर्ड इंटेंशन से हील हुआ है, ठीक है। तो डाउटफुल वूंड जो है उनको क्लोज नहीं करना। अब स्पेसिफिक मेजर्स इन वूंड क्लोजर, जब आपने वूंड क्लोज करना है तो देन क्या चीज़ें जहन में रखनी है, ये सिनोनिम है एक, क्लींस्ड, CLEANSED, C फॉर कंटामिनेंट्स, और जो भी कंटामिनेंट्स है अंदर, जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकाल दें। लैवेज, L फॉर लैवेज, द वूंड नीड्स टू बी इरिगेटेड अंडर प्रेशर विद एन आइसोटोनिक सोल्यूशन सच एज सेलीन। कि लैवेज आपने करनी है, कोई सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन वगैरह यूज़ करके उसको साफ़ कर दें, ठीक है। इरिगेशन तो करें, ठीक है। देन आपने CLE फॉर इवैक्यूएट हीमाटोमा एंड ऑब्टेन हीमोस्टेसिस, कि जो भी हीमाटोमा होगा उसको बाहर निकाल लें, हीमोस्टेसिस कर दे, ब्लड वगैरह रुक जाना चाहिए। नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है, अंदर से जो भी है। अब स्पेलिंग में से यहाँ पे A मिसिंग है, ठीक है, CLE आया, A नहीं आया, तो A इसमें वैसे ही है, ठीक है। N फॉर नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव्ड, कि जो भी नेक्रोटिक टिश्यू होगा उसको रिमूव होना चाहिए। उसके बाद S फॉर स्किन कवर, जो आपकी जो भी वूंड है ना, उसके लिए बेस्ट ड्रेसिंग जो आपकी अपनी स्किन है, ठीक है। जितनी जल्दी ऊपर स्किन आ जाएगी, ठीक है, बेशक वो आपने ग्राफ्टिंग से ली है, ठीक है, बेशक स्किन फ्लैप लगाया है, जो बेस्ट हीलिंग होगी ना वो स्किन के अंडर ही होगी, ठीक है। अर्ली कवर मीन्स अर्ली हीलिंग एंड पोटेंशियल अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड बैड। ईजी क्लोजर देन क्लोज्ड, E फॉर ईजी क्लोजर विदाउट टेंशन, के जो टेंशन वाले वूंड्स होते हैं। अब ये देखेंगे इसका फेस है, ठीक है। अब आप इसको, ये टेंशन वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे स्किन टेंशन में, टेंशन मतलब वो वाली टेंशन नहीं है, टेंशन मतलब खिंचाव है इसमें। अब आप ये एडजेस को पकड़ के खींच के नहीं मिला सकते, ठीक है। सो ये टेंशन वाले वूंड्स जो होते हैं, ये इजी क्लोजर विदाउट टेंशन आपने करना। इसके लिए आप क्या करते हैं कि कोई फ्लैप ले लें, कहीं पे स्किन ग्राफ्ट कर लें, जैसे भी करें, कि विदाउट टेंशन इसको हील करना है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ क्लोजिंग वूंड अंडर टेंशन, द वूंड एजेस में स्लफ, द वूंड में डिहिस, कि जब आप अंडर अगर ये ऐसे इसको बंद कर देंगे तो क्या होगा कि खिंचती है स्किन, आपकी फेस की स्किन जो है, जब वो खिंचेगी तो क्या होगा कि वूंड दोबारा से खुल जाएगा, ठीक है, या इन्फेक्शन हो जाएगा उसके अंदर। तो बुरा जो स्कार बनेगा वो इतना गंदा बनेगा कि उसका फेस जो है वो वैसे ही वो ख़राब हो जाएगा। तो अंडर टेंशन वूंड को आपने कभी भी जो है उसको क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो आपने टेंशन पहले रिमूव करनी है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो क्लींस्ड में जो है D भी वैसे ही है और A भी वैसे ही है। बाकी जो था, ये जो आपने ये चीज़ें हैं इसको मद्देनज़र रखना है जब भी आपने वूंड को क्लोज़ करना है। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। वूंड को साफ़ करके उसको कैसे आपने डिब्राइडमेंट कैसे करनी थी, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या थी, कुछ भी वो नहीं था, मुश्किल नहीं था, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो था ये। तो ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।